क्या ये चंद मुट्ठी भर लोग मिल करके 2025 के चुनाव में भारत की सबसे बड़ी आतंकवादी, अपराधी, देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, जनद्रोही पार्टी का मुकाबला कर पाएंगे? मायावती जी की पार्टी में रहा हूं, मायावती बर्दाश्त कर लेंगी? मायावती के काले कारनामे 2022 के इलेक्शन में 22.5% वोट पाने वाली मायावती जी का वोट 11% ट्रांसफर हुआ है बीजेपी को। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, हमसे उस पार्टी के लोगों ने कहा कि मौर्या जी बड़ा तू लोग बदलत रहा, हमन एक बार बदल गई तो होश ठिकाने लग गए। हमने कहा साबस शेर, बहन जी को कह दो एक बार और बदल जाए, 0 पर आउट हो जाए तो शायद बीमारी का खात्मा हो जाए, क्योंकि कोई न कोई नया रास्ता नजर आएगा। हजारों साल के कूड़ा कचरे वाला इनका ग्रंथ, जिसको धर्म ग्रंथ कहते हैं, ये वेद है, पुराण है, उपनिषद है, रामायण है, महाभारत है, आज तक एक भी संशोधन आपने किया? और 75 साल का मेरा संविधान, उसमें तुमने 125 से ज्यादा संशोधन कर दिया, जबकि तुम्हारा विषम विधान हो के गले में फांसी का फंदा आपने वोट दे के लगा लिया है। अब कुछ बचा उचा नहीं है। ये माता जी लोग हैं, एक आध बेटा भगत सिंह बनने के लिए सुभाष चंद्र बोस, उधम सिंह दीजिएगा। है कोई माँ जो चाहती है कि मेरा बेटा फांसी पर लटक जाए? नहीं चाहती है। तो अब आपके हाथ से लड़ाई जा चुकी है, शायद अंतिम बाजी बचाना हो, बचा लीजिए। अंतिम बाजी, अब तो ईवीएम का खेल चल रहा है, बचा क्या है? फिर तो कान्ही में बंदूक लाद करके मुकाबला करना होगा, तब इन दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादियों से शायद मुकाबला हो जाए। न्यायालय में बैठ गए, कार्यपालिका में बैठ गए, विधायिका में बैठ गए, पत्रकारिता में यही है। हो कहां तुम कि लड़ोगे? इसलिए सवाल जिंदा रहने का नहीं बचा है, जिंदा रहने के स्तर का है। और जिंदा रहने में मेरी नजर में 4 तरीका है। या तो तुलसीदास का दोहा पढ़ के, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हे सरकार, हम आपका गुलाम है, सारी संपदा तुहार है, हम ही नहीं हमार मेहरारू लईकी लईका तुहार गुलाम हो, जवन मर्जी हो तवन करा। एक तरीका यह जिए कहो, इसे आप लोग स्वीकार करेंगे? अरे भाई जरा बताइए ना, मतलब उपयोग करने के लिए नहीं देंगे? अरे भाई हाथ तो उठा के बोलिए, मुकाबला करेंगे? अगर मुकाबला करना चाहते हैं तो दूसरा तरीका है कि अगर मुकाबले का नाम सुनेंगे तो कितने लोगों के पैजामा बिगड़ जाएंगे, वो बेचारे डर के पिछले दरवाजे से भाग जाएंगे, जैसे लोग भागते नजर आ रहे हैं। हम बड़ा शेरों को जानते हैं अच्छी तरह से, हमसे कुछ छिपा नहीं है भाई। 35 वर्षों से मैं भी घूम रहा हूं, तो बहुत सारे बहादुरों को देखा हूं, और बहादुरों की दिमागी हैसियत भी जानता हूं, और अपने ही नहीं पूरे बहुजन समाज के मूल निवासियों के नेताओं की हैसियत जानता हूं। पार्लियामेंट में 4 आदमी बोलता नजर आया, बाकी सब के सब ये हिजड़े हैं। इन हिजड़ों से कोई लड़ाई होने वाली नहीं है। कौन कौन लड़ा? लालू प्रसाद के 2 आदमी, एक ओवैसी लड़ा और एक पेरियार साहब के नक्शे कदम पर चलने वाली कनिमोझी। यही 4 लड़े, बाकी तो ये हिजड़े हैं, इनसे कोई पिजड़ा खुलने वाला है? आंकड़ा है कि थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। सोच तो अंतरराष्ट्रीय है कि पूरे देश में रोकना है, लेकिन जिस पार्लियामेंट का चुनाव होगा उसी पार्लियामेंट में इनको एक तरफा हराने का उपाय करना होगा। क्या है भाई? लोकसभा में 2009 में कुल 545 सांसदों में से दो सांसद जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है वो एंग्लो इंडियन है। 543 में 323 लोग करोड़पति थे और उसमें 9 अरबपति थे।
कुछ खरबपति भी थे। ये 2009 का आंकड़ा है। 2009 में 323 थे। अब मोदी जी की सरकार में 444 2014 में करोड़पति पहुंच गए, जिसमें 23 तो अरबपति पहुंच गए, 9 ठो खरबपति पहुंच गए। और 2019 में कुल 500 करोड़पति पहुंच गए, जिसमें अरबपति और खरबपति ही सबसे ज्यादा आ गए। अब जरा हम आपसे पूछना चाहेंगे, ये अरबपति आपके लिए कौन सा कानून बनाएंगे, जबकि 45 लोग भिखारी हैं। अंधेरा है धरा पर चिंगारियां कम नहीं है, अंधेरा है धरा पर चिंगारियां कम नहीं है, जरा आंख खोलो ये बेदम नहीं है। अरे ये रावी वो चंबल मचल के रहेगी, जमाने की हालत बदल के रहेगी, बदल के रहेगी, बदल के रहेगी। लगभग 25-30 वर्षों से आप लोग यह काम कर भी रहे हैं, हम भी उसके साक्षी हैं, गवाह हैं। हर साल कमोबेश आपके बीच में आता भी हूँ, लेकिन कभी किसी ने ये कोशिश किया कि ये जो काम चल रहा है काहे के लिए, इसका मकसद क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, किस दिशा में जाना है और कहाँ जाना है, किसके नेतृत्व में जाना है, अभी तक आप लोगों के समझ में आया 25-30 वर्षों में? क्यों भाई? अरे भाई थोड़ा मुंह से बोलिए। अभी तक समझ में नहीं आया कि किसके नेतृत्व में और कहाँ जाना है? तो फिर 30 वर्ष के मेहनत का परिणाम एक फार्मूले से, ज्ञान गुणे क्रिया बराबर परिणाम आता है। अगर ज्ञान 0 हो और क्रिया 100%, तो परिणाम क्या आएगा? रिजल्ट 0। चलिए, अगर ज्ञान 100% हो और कार्रवाई आपकी 0, तब परिणाम क्या आएगा? अरे बोलिए भाई, तब भी 0 आएगा। और ज्ञान और क्रिया दोनों 0 हो तो भी परिणाम 0 आएगा। और आपने लक्ष्य बनाया है हीरो बनने का, और परिणाम अभी तक 0 आ रहा है। तो क्या करना चाहिए? इतिहास की चर्चा, संस्कृति और धर्म की चर्चा 32 साल पहले शुरू हुई थी। 23/11/93 से मेरे नेतृत्व में कैडर का शुरुआत हुआ, और मैं समझता हूं जहां जिन्होंने सुना उसमें ज्यादातर लोगों ने संगठन बना लिया और ये सिद्ध करने में लग गए कि हम आपसे ज्यादा काबिल हैं, हमारे नेतृत्व में यह बात बनेगी। लेकिन मित्रों, पुरानी कहावत है कि जेकर बनरी वह नचावे और दूसर नचावे काटे धावे। तो आज तक बहुत सारे लोगों ने दल बनाया है। जगदेव बाबू के बाद मैं समझता हूं मेरी कौम में राम नरेश कुशवाहा से लेकर अब तक 35-40 लोगों ने दल बना दिया। परिणाम आया कुछ? जी नहीं आया। काशीराम जी ने तो दल बनाया तो कुछ परिणाम भी नजर आया, और काशीराम जी के जाते ही परिणाम उल्टा नजर आया। और आज परिणाम वहां आ गया कि यह हिंदू राष्ट्र बनने के मुहाने पर खड़ा है, और अभी आपको यह पता भी नहीं है कि मुकाबला कैसे किया जाएगा। मुकाबला करने से पहले दोस्त और दुश्मन की पहचान जरूरी है। क्या आप लोगों को अपने दुश्मनों की पहचान का पता है? आपको अपने दोस्तों की पहचान का पता है? अगर जातियों में बांट के हमें तोड़ा तो हम पार्टियों में बट के भी टूटे हुए हैं। ज्यादा जोगी मठ उजार, झगड़ा इस बात का है कि हम ही सजनी राजकुमार, हम ही प्रधान होंगे, हम ही प्रधानमंत्री, आप खाली हमारे पीछे चलते रहिएगा। तो यह तो काम बड़ा आसान है। दल बना लीजिए, संगठन बना लीजिए, रोज बनता है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए हैं और लोकसभा 2019 के चुनाव हैं, 19 के चुनाव में 37% वोट बीजेपी को मिला था। कितना मिला था? 37%। और उसके मुकाबले के लिए कोई पार्टी सामने नहीं है। कांग्रेस सेकंड नंबर की पार्टी भी पार्लियामेंट में भी नेता विपक्ष की हैसियत के लायक नहीं है। और आप किस हैसियत में हैं? किस हैसियत में है जो मुकाबला करेंगे? और जो आप मंचों से बोल के जहां जहां से जा रहे हैं ललकार कर,
आपका दुश्मन सावधान है। वह पार्लियामेंट में पहुंचकर आपकी हैसियत को मापता है, वहां से जो कानून बनाता है उस कानून की समीक्षा करूं। क्या आप किस हैसियत में हो? मोदी जी की सरकार जब से बन रही है आज तक 131 कंपनियों को बेच दिया कि आपको नौकरी न देना पड़े, पूंजीपतियों के हवाले कर दिया, लगाया एक भी नहीं। क्या कर लेंगे आप? चलिए मैं लोकसभा सदस्यों की हैसियत की चर्चा कर रहा हूं। लोकसभा में 2009 में कुल 545 सांसदों में से दो सांसद जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है वो एंग्लो इंडियन हैं। 543 में 323 लोग करोड़पति थे और उसमें 9 अरबपति थे, कुछ खरबपति भी थे। ये 2009 का आंकड़ा है। 2009 में 323 थे। मोदी जी की सरकार में 444, 2014 में करोड़पति पहुंच गए, जिसमें 23 तो अरबपति पहुंच गए, 9 ठो खरबपति पहुंच गए। और 2019 में कुल 500 करोड़पति पहुंच गए, जिसमें अरबपति और खरबपति ही सबसे ज्यादा आ गए। अब जरा हम आपसे पूछना चाहेंगे, ये अरबपति आपके लिए कौन सा कानून बनाएंगे, जबकि 45 लोग भिखारी हैं, ये कौन सी लड़ाई लड़ लेंगे? और ये भी जाएंगे तो हमको लगता है कि जो पार्लियामेंट मेंबर्स, लोकसभा उधर का जो बगल वाला रावर्ट्सगंज का है, 2-3 सांसदों को मैं पहले से जानता हूं। क्या इनकी हैसियत है कि अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ जो कानून पास हुए उस पर बोलने की हैसियत रखते हैं? पिछड़े वर्ग के खिलाफ 10% ऊंची जाति के गरीबों को आरक्षण देने के लिए संविधान की हत्या करके मोदी ने प्रस्ताव लाया, उसको भी पास कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने उस पर मुहर लगा दिया कि सही है। बचा क्या है? कहां खड़े हो? कहां खड़े हो? अपने बच्चों के गले में फांसी का फंदा आपने वोट दे के लगा लिया है, अब कुछ बचा उचा नहीं है। ये माता जी लोग हैं। एक आध बेटा भगत सिंह बनने के लिए सुभाष चंद्र बोस, उधम सिंह दीजिएगा। है कोई मां जो चाहती है कि मेरा बेटा फांसी पर लटक जाए? नहीं चाहती है। तो अब आपके हाथ से लड़ाई जा चुकी है, शायद अंतिम बाजी बचाना हो, बचा लीजिए। अंतिम बाजी अब तो ईवीएम का खेल चल रहा है, बचा क्या है? फिर तो कान्ही में बंदूक लाद करके मुकाबला करना होगा, तब इन दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादियों से शायद मुकाबला हो जाए। न्यायालय में बैठ गए, कार्यपालिका में बैठ गए, विधायिका में बैठ गए, पत्रकारिता में यही है। हो कहां तुम कि लड़ोगे? इसलिए सवाल जिंदा रहने का नहीं बचा है, जिंदा रहने के स्तर का है। और जिंदा रहने में मेरी नजर में 4 तरीका है। या तो तुलसीदास का दोहा पढ़ के, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हे सरकार, हम आपका गुलाम है, सारी संपदा तुहार है, हम ही नहीं हमार मेहरारू लड़की लड़का तुहार गुलाम हो, जवन मर्जी हो तवन करा। एक तरीका यह जिए कहो, इसे आप लोग स्वीकार करेंगे? अरे भाई जरा बताइए ना, मतलब उपयोग करने के लिए नहीं देंगे? अरे भाई हाथ तो उठा के बोलिए, मुकाबला करेंगे? अगर मुकाबला करना चाहते हैं तो दूसरा तरीका है कि अगर मुकाबले का नाम सुनेंगे तो कितने लोगों के पैजामा बिगड़ जाएंगे, वो बेचारे डर के पिछले दरवाजे से भाग जाएंगे, जैसे लोग भागते नजर आ रहे हैं। हम बड़ा शेरों को जानते हैं अच्छी तरह से, हमसे कुछ छिपा नहीं है। भाई 35 वर्षों से मैं भी घूम रहा हूं, तो बहुत सारे बहादुरों को देखा हूं और बहादुरों की दिमागी हैसियत भी जानता हूं, और अपने ही नहीं पूरे बहुजन समाज के मूल निवासियों के नेताओं की हैसियत जानता हूं।
पार्लियामेंट में 4 आदमी बोलता नजर आया, बाकी सब के सब ये हिजड़े हैं। इन हिजड़ों से कोई लड़ाई होने वाली नहीं है। कौन कौन लड़ा? लालू प्रसाद के 2 आदमी, एक ओवैसी लड़ा और एक पेरियार साहब के नक्शे कदम पर चलने वाली कनिमोझी। यही 4 लड़े, बाकी तो ये हिजड़े हैं, इनसे कोई पिजड़ा खुलने वाला है? अब दूसरा लाइन है, एक हो गए बेचारे साष्टांग दंडवत करने वाले गुलाम, बन करके जिंदा रहने वाले सर झुका करके, और दूसरे हैं कायर लोग जो मैदान छोड़ के भाग जाने वाले। तीसरा भगत सिंह, उधम सिंह, जगदेव बाबू के रास्ते पर चलने वाला बब्बर शेर, या तो युद्ध मैदान में शहीद होगा या तो विजयश्री हासिल करेगा। ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और चौथा है राष्ट्र नायक चंद्रगुप्त के नक्शे कदम का कि हर हालत में जीत हमारी होगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। अब मैं आता हूं वोट पर। लड़ाई तो वोटे से होनी है, भाषण से तो हो नहीं रही है। भाषण से तो लोगों का सोच समझ न बदला जाएगा। 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या है माता जी इस समय। लगभग 80 करोड़ के आसपास वोटर हो जाएंगे। कितना? 80 करोड़ में लगभग 50-55 करोड़ वोट पड़ेगा। तो वोट पर बिकता कौन है? वोट बेचता कौन है? 5 किलो राशन पर कौन जो है अपना वोट दे देता है एक पाउच पी के? कौन लोग हैं? हमारे साथी बोल रहे थे कि 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और 84 करोड़ को राशन बांटा जा रहा है। तो 84 करोड़ में 20 करोड़ वोट अगर बेच दिए तो जिसको बेच दिया 15 करोड़ उसका है, उस सरकार बना लेगा कि नहीं? है? अब इस बीमारी का इलाज आपके पास क्या है? संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, हिंदू राष्ट्र बनने से बचाना है, क्योंकि बाबा साहब का आदेश है कि दुर्भाग्य का दिन वह होगा जिस दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा, और इसके लिए खून की नदियां भी इस मुल्क में बहाकर बच सके तो बहुजन भाइयों बचा लेना। क्या मायावती मान लेंगी? मायावती जी की पार्टी में रहा हूं, मायावती बर्दाश्त कर लेंगी? मायावती के काले कारनामे 2022 के इलेक्शन में 22.5% वोट पाने वाली मायावती जी का वोट 11% ट्रांसफर हुआ है बीजेपी को। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, हमसे उस पार्टी के लोगों ने कहा कि मौर्य जी बड़ा तू लोग बदलत रहा, हमन एक बार बदल गई तो होश ठिकाने लग गए। हमने कहा शाबाश शेर, बहन जी को कह दो एक बार और बदल जाए, 0 पर आउट हो जाए तो शायद बीमारी का खात्मा हो जाए, क्योंकि कोई न कोई नया रास्ता नजर आएगा। अब वोट आंकड़ों में सुनिएगा, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, भारत सरकार के निर्वाचन आयोग का, चुनाव आयोग के आंकड़े हैं। 2022 का इलेक्शन उत्तर प्रदेश में हम लोग रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश की लड़ाई पहले, उसके बाद हम बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान लड़ेंगे। जो जहां है वहां अपने जगह मोर्चा संभाले, क्योंकि विश्व के सबसे बड़े कूटनीतिक विद्वान का आंकड़ा है कि थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। सोच तो अंतरराष्ट्रीय है कि पूरे देश में रोकना है, लेकिन जिस पार्लियामेंट का चुनाव होगा उसी पार्लियामेंट में इनको एक तरफा हराने का उपाय करना होगा। क्या है भाई? 41.3% बीजेपी को वोट मिला है। कितना मिला है? और समाजवादी पार्टी को 32.50 मिला है। बहन जी को 10.85 के आसपास यानी 11% मिला है। कांग्रेस को 2.33 मिला है। और हमारे बिरादरी के जो तमाम बड़े महापुरुष थे जो चुनाव लड़ाए थे, सबसे ज्यादा बड़े नेता हैं, 0.33% मिला था। जिसे गांठ और बंधन किए थे उनको 0.49% मिला था। कितना हुआ कुल मिला के? 82.82, यानी 1% भी वोट नहीं मिला और भाजपा को रोकने चले हैं। तो खतरे में पड़ी आजादी, रोता आज तिरंगा है।
खतरे में पड़ी आजादी, रोता आज तिरंगा है। रहनुमा बेरहम हुआ, ये दलित पिछड़ा समाज बना अंधा है या नहीं है? मित्रों, एक तरफ 41% वोट वाला, एक तरफ 32.50, एक तरफ 11% वाला, बाकी सब गले कूड़े कचरे। आखिर हम कहां जाएं जिससे कि पहले संविधान हमारा सुरक्षित बच जाए, लोकतंत्र बच जाए। जबकि हम बसपाई और सपाई नहीं हैं, हम सिर्फ आपके भाई हैं और एक स्वतंत्र चिंतक की हैसियत से विचार करता हूं, क्योंकि बड़ी मुश्किलों से बाबा साहब अंबेडकर ने हमें संविधान दिया है, लोकतंत्र दिया है, और 2025 में हिंदू राष्ट्र की स्वर्ण जयंती होने वाली है। तो आखिरकार में मैंने पहले ही कहा कि सवाल जिंदा रहने का नहीं, सवाल जिंदा रहने के स्तर का है। आखिर मुकाबला कैसे हो? लोग हमें बोल रहे थे कि मैंने ललकार दिया। अरे ललकार दिया तो क्या हुआ? ललकारने को तो 32 साल से सब लोग ललकार रहे हैं, लेकिन सरकार रुक नहीं रही है। वो जो मर्जी आती है वही करता है। अनुसूचित जाति जनजाति का प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया, बड़ी मुश्किल से लड़ा गया, तो वोट की लालच में थोड़ा रुक गया। पिछड़े वर्ग का एक तो 52.5 में 27 मिला, उसमें से भी 10% ऊंची जाति को दे दिया। पूरा मंडल कमीशन की धज्जियां उड़ा दिया। हजारों साल के कूड़ा कचरे वाला इनका ग्रंथ, जिसको धर्म ग्रंथ कहते हैं, ये वेद है, पुराण है, उपनिषद है, रामायण है, महाभारत है, आज तक एक भी संशोधन आपने किया? और 75 साल का मेरा संविधान, उसमें तुमने 125 से ज्यादा संशोधन कर दिया। जबकि तुम्हारा विषम विधान है, जिसके लिए बाबा साहब ने कहा है और संविधान के अनुच्छेद 13 में लिखा है कि जो लोग या जो कानून, जो पुरानी रीति रिवाज, परंपराएं, मान्यताएं मूल अधिकारों के उल्लंघन में है, वह उल्लंघन की मात्रा तक स्वतः शून्य है। यदि व्यवहार में लागू किया जाता है तो ऐसे धर्म ग्रंथों को परमाणु बम से उड़ाना होगा, ताकि इनका जड़ मूल समाप्त हो जाए, दोबारा कभी पढ़ने और पढ़ाने के लायक न बचे। और अभी वही चल रहा है। किसकी बदौलत? हमारे लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं, धर्म कर्म करते हैं। महात्मा जी गोरखपुर छोड़ के कुर्सी आ गए पकड़ लिए लखनऊ की। इससे भी माथा ठीक नहीं हो रहा है कि कुर्सी लखनऊ और दिल्ली में मजा है, न कि तुम्हारे उस मंदिर और मस्जिद में पड़ा है कुछ। इतना भी अकल का ताला है। तो कैसे यह बीमारी दूर होगी? यह बात समझना होगा। अंधेरा है धरा पर चिंगारियां कम नहीं है, अंधेरा है धरा पर चिंगारियां कम नहीं है, जरा आंख खोलो ये बेदम नहीं है। अरे ये रावी वो चंबल मचल के रहेगी, जमाने की हालत बदल के रहेगी, बदल के रहेगी, बदल के रहेगी। बदलना आप लोगों को है। मैं भी चाहूं तो हवा में उड़ा दूंगा पूरा भाषण, कानून से उड़ा दूंगा। लेकिन मित्रों, क्या इस खतरे के खिलाफ लड़ना चाहते हैं? और सबसे बड़ी गलती मेरी है 32 वर्षों से, जो मैंने कोई संगठन का निर्माण नहीं किया। अगर निर्माण किया होता, गांव तक संगठन पहुंचा होता, तो ये जो कुकुर मुत्ते जैसे संगठन खड़े हो गए, ये खड़े नहीं होते। अब तो यहां लड़ाई दूसरी है। माल महाराज का मिर्जा खेले होली, डोली के संग लगे हैं छिनरा, बोले बोल को बोल। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्वकर्मा जी बोल रहे थे, 100 से ज्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष एक जगह बैठते हैं और बेचारे फैसला नहीं ले पाए कि लोकतंत्र पर खतरा है, संविधान पर खतरा है, पिछड़े और दलितों पर, बहुजनों पर खतरा है, मुसलमान भाइयों पर खतरा है। उस खतरे का समाधान क्या किया जाए? अभी आपने देखा 2 महीने पहले बिहार से शिक्षा मंत्री का बयान आया, जय वर्णाधम तेरी कुम्हारा से। बड़ा हो हल्ला शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश से माननीय मौर्य जी ने बोल दिया
तो गला काटने की फरमान जारी हो गए, हाथ पैर काटने के जारी हो गए। आखिर ये जारी करने वाले कौन लोग हैं? पहचानने में कोई भूल हुई है? मोहन भागवत जी दे रहे थे बयान, कोई समझने में भूल हुई आपको? साथियों, इसी बात को परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है कि जो तुम्हें नीच गुलाम लाचार बनाया है वह तुम्हारा भला कभी नहीं कर सकता है। या सोए हुए रहेगा, सपने में रहेगा तो भी नहीं कर सकता, जागते रहने पर तो करने का सवाल ही नहीं। अगर कर ही दिया होता तो एक उदाहरण भी समझ लीजिए। 15 अगस्त 47 को देश का बंटवारा सहित आपको सत्ता मिली नेहरू के हाथ में, यही तो है। 15 अगस्त 47 को जब देश का बंटवारा हुआ, पूरे देश में 72 करोड़पति थे। कितना थे? और आज कितने हो गए करोड़पति? 7 लाख से ज्यादा करोड़पति हो गए। उनमें एक भी आदमी आपके घर का करोड़पति नहीं है, बहुजन का नहीं है। दूसरा, इसी 22 फरवरी को या उससे थोड़ा पहले मैं टीवी 9 भारत देख रहा था रात 9 बजे। उसमें भारत के आंकड़े आ रहे थे जब लोकसभा की कार्रवाई चल रही थी, तो उसमें आंकड़े आ रहे थे कि भारत में इस समय 166 अरबपति हैं, जिनमें कुछ खरबपति भी हैं। कितना है? 166 में 42 खरबपतियों की संपत्ति बराबर पूरे भारत सरकार और पूरे देश की जनता के बराबर है। बाकी 116 तो 24 ज्यादा है। अभी देश किधर गया? किधर गया देश? और लोकसभा में 500 करोड़पति हैं। किसके हित में फैसला लेंगे? जरा हम जगदेव बाबू, बाबा साहब अंबेडकर और मानवर काशीराम जी के भाषणों पर तुलना करते हैं। बाबा साहब ने कहा कि जो तुम्हें नीच गुलाम लाचार बनाया है वह तुम्हारा उद्धार कभी नहीं कर सकता है, भला कभी नहीं कर सकता। दूसरा, जगदेव बाबू ने उसको और समझाते हुए कहा कि बाघ बकरी की रक्षा नहीं कर सकता, कुत्ता मांस की रखवाली नहीं कर सकता, बिल्ली दूध की रक्षा नहीं कर सकती और घोड़ा घास से दोस्ती नहीं कर सकता है। यही कटु सत्य है, नग्न सत्य है। बाकी सभी परिभाषाएं और व्याख्याएं बकवास है। जो इस परिभाषा को नहीं मानता है वह अव्वल दर्जे का जाल फरेबी यानी षड्यंत्रकारी है, चपंडुक और मक्कार है। और मानवर काशीराम जी जो हमारे मसीहा रहे, जिनसे मैंने सीखा है, ऐसे जैसे आप बैठ के सीख रहे हैं ऐसे मैं भी सीखा हूं। उनके पास बैठ के सीखने का मुझे अवसर नहीं मिला, क्योंकि पार्टी में बड़े बड़े महंत थे और ऐसे महंत थे जो पार्टी ही चाट गए। तो काशीराम जी ने कहा कि जिनसे संघर्ष उनसे समझौता कभी नहीं, दगाबाज समाज की दोगली नीतियों में फंसूंगा कभी नहीं। जब तक वो सीधा लड़ रहे थे पार्टी दिन दूना रात चौगुना बढ़ रही थी। जब से घाल मेल किए परिणाम आपके सामने है। मैं कुशवाहा महासभा का प्रदेश अध्यक्ष था। जब 15/85/100 किया गया तो उस दिन मेरी बैठक थी। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। आप जैसे अखबार नवीस करीब 50-60 लोग आ गए। लोगों ने पूछा कि भाई अब 15/85/100 हो गया है, आपका क्या कहना है? हमने कहा यह तो काशीराम जी और बहन जी मौजूद हैं, उन्हीं लोगों से ये पूछना चाहिए कि जब आप 15/85/100 करके जोड़ दिए हैं, अब पहले आप कहते थे जिनसे संघर्ष उनसे समझौता नहीं, दगाबाज समाज की दोगली नीतियों में फंसूंगा कभी नहीं। तो ये क्वेश्चन मान्यवर साहब का और बहन जी का है। क्या भाई आपसे पूछ रहे हैं, आप भी बड़ी ज्यादा जानते हैं, पार्टी के नजदीक रहते हैं, पार्टी में भी। हमने कहा हाँ, लेकिन मुझसे आपने पूछा तो मैं सीधा सीधा बाबा साहब, जगदेव बाबू और काशीराम जी की बातों पर तौल के चलता हूं। पौराणिक महाकाव्य के झगड़े हैं, देवासुर संग्राम के।
भगवान शंकर ने शादी किया 15 वालों से, तो परिणाम सामने हुआ कि पूरा महाविनाश हुआ। महाराज अशोक ने किया तो सत्यानाश हुआ, अब बाबा साहब ने किया तो पूरा का पूरा विनाश हो गया। अब यह कहानी दोहराई जाएगी, इसे अब कोई रोक सकता नहीं है। कहे तो इसको रोकने का उपाय, हमने कहा जो पार्टी चला रहा है उससे पूछिए, मुझसे क्या पूछ रहे हैं? मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं पूरा देश के अंदर घूम घूम कर तैयारी करने में लगा हूं कि मान्यवर काशीराम जी के बाद आंदोलन गड्ढे में गिरेगा, जिसे बचाने वाला देश में कोई नजर नहीं आ रहा है। उसकी तैयारी मैं 93 से शुरू किया था और काशीराम जी 2003 में अस्वस्थ हुए, 6 में परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। लेकिन जिनको मैंने समझाया उन लोगों ने बात नहीं माना, उसका परिणाम आज यहां तक पहुंचा है। हमारे कहने से कौन सुनता है? आज भी आप लोग तैयारी कर लें तो लड़ाई जीती जा सकती है। चाहे वो किसानों का सवाल हो, मजदूरों का सवाल हो, पूरे पिछड़े वर्गों के आरक्षण का सवाल हो, अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण का सवाल हो, सब तो खत्म हो गया है। क्या बचा है? कुछ बचा है? उदाहरण सुनते हैं तो सुनिए थोड़ा सा। 2014 में मोदी जी की सरकार आई, 18 के आसपास या 20 की घटना है, 19 के बाद 20 की या तो 14 के बाद 18 की। पूरे भारत देश में पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति अर्थात भारत का मूल निवासी बहुजन समाज में से पैदा हुए नौजवान 317 के करीब आईएएस पास करके परीक्षा आए थे, इंटरव्यू में भी पास हो गए। 317 जिलों के डीएम बनते तो शायद दर्द होता, हमारा भलाई कर लेते। ये मोदी की सरकार ने, आपके वोटों से बनी दुनिया के सबसे बड़े अपराधियों की सरकार ने इन बेटों को कहा कि ये लोग क्रीमी लेयर में आते हैं, इनको नौकरी नहीं मिलेगी। और मोदी जी की सरकार ने अभी 2021-22 में 340 ऊंची जात के, जिसमें सिर्फ ब्राह्मण और राजपूत, भुइयार, लाला, बनिया भी 2-4 रहे होंगे, बड़ी जात के बनिया, इनको बिना कोई परीक्षा का नोटिफिकेशन निकाले, बिना परीक्षा कराए, बिना इंटरव्यू कराए 340 को डीएम बना दिया, आईएएस बना दिया। ये तुम्हारे वोटों की बदौलत हुआ। इतना बड़ा अपराध मोदी ने किया है। और 25 साल लग जाते हैं जिन्हें सचिव से प्रमुख सचिव बनने में, मोदी जी ने 1 दिन में ही बना दिया। बनाया कि नहीं बनाया? तो बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अगर मोदी जी इतना बड़ा हौसला रख सकते हैं तो योगी कहां पीछे रहने वाले। उत्तर प्रदेश में 2 अपराध इनका भी सुन लीजिए। 327 सब इंस्पेक्टर की परीक्षा कराई गई, मात्र 13 पिछड़ी जाति और 11 अनुसूचित जाति जनजाति, एक भी इसके अलावा नहीं हुआ, कुल 24 हुए। बाकी 303 ऊंची जातियों को बना दिया योगी जी ने। हद हो गई। तब गोरखपुर यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली, अभी 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले। 79 में 45 ठाकुरों को भर्ती कर दिया, 17 पंडित जी को भर्ती कर दिया और 3 बनिया को भर्ती कर दिया। बाकी पूरा बहुजन समाज जो बचा छठो उसी में रह गया। तो वोट दीजिए, अपने बच्चों का हत्या करिए और गले में हाड़ी बांधने की तैयारी कर लीजिए। योगी मोदी को जरूर जिताइएगा, क्योंकि यही तो अकल है। जाएंगे गांव में तो हमारे बिरादरी के भी बड़े बहादुर मिलेंगे, जो बेशर्मी और निगर घटाई में बतियाते हैं, उनकी भी बातें मान के आप चलते हैं। उनसे पूछो कि ये जो अपराध किया इसकी सजा क्या होगी, क्योंकि मैं दर्द झेलता हूं, इतनी बड़ी डिग्री लेकर घूम रहा हूं। बाबा साहब से 4-6 डिग्री छोड़ लेके घूम रहा हूं। मेरे जैसे आदमी को आज तक नौकरी नहीं मिलती। आपका बेटा तो हाई स्कूल इंटर है, उसको क्या मिलेगा?
तो मित्रगण, इतिहास खतरे के पार चला गया। आप राजनीति करते हो और उन्हें पता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने हमें पराजित किया है लोकसभा में और भारत का संविधान दिया, मनुस्मृति वेद पुराण को आग के हवाले करने का ऑर्डर दे दिया है। वो डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से लड़ते हैं, फंडामेंटल राइट के खिलाफ लड़ते हैं, और हम बैठे हैं कि उनको वोट दे के भगवान मान के उनका जो भी होता है कूड़ा कचरा चाटते रहते हैं। इसलिए आपसे कहना चाहूंगा कि जुल्म की खेती में बगावत का किसान पैदा होता है और वक्त की मांग पर शमशान में इंसान पैदा होता है। यह अंतिम लड़ाई होने जा रही है जो मुझे समझ में आ रहा है। यह बात 32 साल पहले जब मैं बोल रहा था तो मेरे बिरादरी के जितने बड़े नेता हैं और बहुजन समाज में भी तमाम नेता मुझे कहते थे कि यह पगला गया है, ऐसा कहां होने वाला है, पागल हो गया है, लोगों को बरगला रहा है। अभी हम आ रहे थे, रास्ते में एक जगह और मीटिंग चल रही थी, तो बेचारे 5 बीघा जमीन बांट रहे हैं और बता रहे हैं कि जो पार्टी देने का नाम ले ले उसी को वोट दे दीजिएगा। तो भाजपा वाले कल कह देंगे कि हम बांटेंगे, फिर देके गले में फसली लगा दीजिएगा। क्या हो गया इस बहुजन समाज को? विचार करने का विषय है साथियों। अब आपसे कहना चाहूंगा कि पैगाम है अशोका द ग्रेट के अंजुमन के लिए, पैगाम है बाबा साहब के अंजुमन के लिए। तैयार हो जाए अब संगठन के लिए, ईंट से ईंट बजा दो शेरो, लहू चाहिए अब चमन के लिए, लहू चाहिए अब चमन के लिए। क्योंकि मैंने बहुत सारी बातें कह दी, मोटी मोटी सारांश आप समझ गए या नहीं? क्या करना है? कुछ बात पकड़ में आई? किसी भी कीमत पर आरएसएस बीजेपी को हराना है, पहला लाइन। और दूसरा लाइन की गांव से लेकर दिल्ली तक का संगठन बनाना है। और किसके नेतृत्व में बनाना है? भारत सेवा संघ, जो आरएसएस का मुकाबला करेगा। क्योंकि बाकी लोग तो पार्टी बना रहे हैं, इनको बनाने दो भाई, हमें आरएसएस का मुकाबला करना है। क्योंकि देश में कोई भाजपा पार्टी नहीं है, पार्टी सिर्फ आरएसएस है। बाकी लोग पार्टी बनाए हैं, जो जीतने के लायक होगा उसको भरपूर मदद करके हम जितावेंगे, लेकिन भाजपा को हरावेंगे, ये मेरा सीधा मानना है। क्यों मानना है? क्योंकि जो हमें लड़ाई अतीत काल में तलवार से लड़नी थी, आज वह लड़ाई आपको वोट से लड़नी है। अब सवाल उठता है कि इतिहास पढ़ने वाले हमारे लोग कह रहे थे कि जो समाज अपने पूर्वजों का इतिहास नहीं जानता वह कभी तरक्की नहीं कर सकता, हुक्मरान नहीं बन सकता। तो मैं कह रहा हूं साथियों कि इतिहास बनाने वाले लोग, इतिहास लिखने वाले लोग, इतिहास पढ़ने वाले लोग और इतिहास पढ़ाने वाले लोग, 4 तरह के लोग अभी तक मौजूद रहे हैं दुनिया में। तो आज इतिहास पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, लिखने वाले तो हैं, लेकिन इतिहास बनाने वाला नजर नहीं आ रहा। तो हम चाहते हैं कि इतिहास बनाने की तरफ हम लोग चला जाए। इसलिए मेरा कहना है कि सदियों की बिगड़ी बनाने चले हैं, सदियों की बिगड़ी बनाने चले हैं, गफलत और नफरत मिटाने चले हैं। गहरी नींद में जो सो गए हैं, राष्ट्र नायक चंद्रगुप्त, अशोका, भगवान बुद्ध, बाबा साहब अंबेडकर, काशीराम जी के बच्चे, उन्हीं को फिर से जगाने चला हूं, जगाने चला। तो साथियों, विलंब हुआ, क्षमा चाहते हुए, सबको साधुवाद देते हुए, बड़ी धैर्य से आपने सुना है। मेरे द्वारा निर्धारित लक्ष्य को आप समझ गए हैं, क्या करना है। अगर यह कर सकें आप लोग, तो शायद आप लोग अपने बच्चों की अपनी गुलामी से अपने को बचा सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय भारत, जय भारती। वोट की ताकत से मार भगाइए इस तरह।